इस लेक्चर में हम बेंडिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक बीम दी हुई है जिसकी लेंथ कितना मान लीजिए दैट इज एल। इस बीम में हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया है दैट इज ए बी एंड सी डी सेक्शन। ये जो सेक्शन है इसकी जो लेंथ है उसको मैंने क्या बोला है दैट इज डी एक्स। यहाँ पे आपको एक न्यूट्रल एक्सिस नजर आ रही है जिसको मैंने ई एफ से रिप्रेजेंट किया है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस आपको कितना मिलता है, जीरो मिलता है। न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर हमने एक लेयर लिया है। हमें इस लेयर पे क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। इस लेयर को मैंने जीएच लेयर से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए अभी तो यहाँ पे कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बीम आपकी बेंड नहीं है। बीम आपकी बेंड कब होगी? जब आप यहाँ पे मोमेंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैंने लगाया दैट इज एम। इसके कारण बीम क्या होगी, आपकी बेंड होगी। बेंड होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। तो हमें निकालना है कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, ये निकालना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अब जब इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट लगाएंगे तो आपकी जो बीम रहेगी वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो देखिए अभी भी इस लेयर की यहाँ से जो डिस्टेंस है कितना है दैट इज y। ठीक, तो अब यहाँ पे जो लेंथ थी इसकी GH की वो EF के लेंथ के जितना थी, मतलब इसकी लेंथ कितना था, dx था। लेकिन अब जब आपने इसको बेंड कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक, तो बेंडिंग इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हमने इसको यहाँ पे मिला दिया दैट इज पॉइंट O। इसका जो एंगल है उसको हमने क्या बोला है दैट इज थीटा, और ये क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके सेंटर से यहाँ तक की न्यूट्रल एक्सिस तक की जो दूरी रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, तो हम अपना डेरिवेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ EF है, EF की लेंथ E1 F1 के लेंथ के जितना होगी, इन दोनों के लेंथ क्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि ये क्या है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या आएगी, जीरो आएगी। आपको नजर आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, नीचे आपको टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे EF को मैंने E1 F1 के जितना लिख दिया। यहाँ पे EF आपका GH के जितना भी होगा, इक्वल टू मैं GH भी लिख सकता हूँ। GH आपका किसके जितना होगा, DX के जितना होगा, इसको मैं इक्वल टू DX लिख सकता हूँ। तो देखिए E1 F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज द लेंथ ऑफ आर्क लिख सकता हूँ। E1 F1 ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, R इंटू थीटा होता है। तो यहाँ पे R इज द कैपिटल R और ये थीटा है। तो E1 F1 आपका dx के जितना आएगा, लेंथ ऑफ R के जितना आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल टू R थीटा। यहाँ पे G1 H1 की अगर कोई लेंथ पूछेगा तो ये भी लेंथ ऑफ R के जितना होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए देखिए R कितना लेंगे, R प्लस वाई हो जाएगा। इसके O पॉइंट से ये जो नीली वाली लाइन है इसकी दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस वाई। तो R प्लस वाई तो उसका रेडियस हो गया, और थीटा कितना है, थीटा के जितना। हम जानते हैं लेंथ ऑफ R कितना होता है, R इंटू थीटा। तो नीले वाले की जो लेंथ आएगी दैट इज R प्लस वाई इंटू थीटा हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेन निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस वाली लेयर में स्ट्रेन कितना हुआ, इस वाली लेयर की पहली लंबाई कितना था, dx था, और dx आपका किसके जितना होगा, r थीटा के जितना होगा। अब उसकी लंबाई बढ़ गई, कितनी हो गई, G1 H1 हो गई। तो अब लेंथ ऑफ आर्क, अब इसकी लंबाई आपको निकालना है, इसकी लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क के जितना। आर्क की लंबाई कितनी होगी, R प्लस वाई इंटू थीटा। तो स्ट्रेन इन फाइबर GH, जिसको मैंने E से रिप्रेजेंट करा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द फाइबर GH डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फाइबर GH। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर GH क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इनिशियल। ओरिजिनल लेंथ मतलब इसकी इनिशियल लेंथ। तो देखिए फाइनल लेंथ आपने लिखा R प्लस वाई इंटू थीटा, इनिशियल लेंथ आपकी dx के जितना थी, EF के जितना थी, EF की लेंथ E1 F1 के जितना थी, और E1 F1 की लेंथ कितना है, R इंटू थीटा है। तो मैंने क्या लिखा, चेंज इन लेंथ
फाइनल लेंथ दैट इज r प्लस वाई थीटा माइनस ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ r थीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ r थीटा। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों जगह, तो मैं लिख सकता हूँ r थीटा प्लस वाई थीटा माइनस r थीटा डिवाइडेड बाय r थीटा। r थीटा से r थीटा आपका कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय r। ये आपका क्या है? स्ट्रेन है। हम जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। ये ई क्या है? ये ईयर मॉडुलस है। तो सिग्मा डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे आप सिग्मा निकाल सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या आएगा? स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आएगी। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा? दैट इज 0। अब हम इसको मिटाते हैं, अपने डेरिवेशन को आगे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बीम का क्या करा है, साइड व्यू आपको दिखाया है। जब आप इस साइड से देखेंगे तो बीम आपको कैसी नजर आ रही है? रेक्टेंगुलर नजर आ रही है। ये बीम का क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, जिसको Na से मैंने रिप्रेजेंट करा है। इस लेयर के ऊपर हमें क्या निकालना है? बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ये वाली। तो देखिए इस पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो इसकी दूरी यहाँ से कितना है? दैट इज y है। इसका एरिया कितना है? दैट इज dA है। अगर इस पे स्ट्रेस निकालना है तो इस पे पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस पे फोर्स कितना है? दैट इज dF है। तो ये dF फोर्स कितना आएगा? दैट इज स्ट्रेस इंटू एरिया आएगा। यहाँ पे स्ट्रेस कितना है? ये स्ट्रेस है सिग्मा। सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस जो आपने इस वाली लेयर पे निकाला था जब आपने इस पे बेंडिंग मोमेंट लगा के इसको बेंड कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे फोर्स डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई बाई आर इंटू वाई। तो ई बाई आर इंटू वाई लिख दिया, स्ट्रेस की वैल्यू इंटू डी कर दिया, तो ये डीएफ की वैल्यू आ गई। ये डीएफ क्या करेगा? यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, कितना? डीएफ इंटू वाई। ठीक है, डीएफ क्या कर रहा है? यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। वो मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा? वो डीएम के जितना होगा। ठीक है, वो कितना होगा? डीएम के जितना। तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालना है, तो आपने लिखा डीएफ इंटू वाई। डीएफ की यहाँ पे जो वैल्यू है, ये डीएफ की पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट इज ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी इंटू वाई। तो ये जो डीएफ है वो यहाँ पे इतना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे निकालना है कि टोटल ये मिलके कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये निकालना है। ठीक, तो हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए y से मैंने y में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना आ गया? वाई स्क्वायर आ गया। तो देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आ जाएगा। इसको हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वो किसके बराबर रहेगा? इज इक्वल टू एक्सटर्नल मोमेंट के जितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपने डीएफ का मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिया, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे जितने डीएफ लग रहे हैं उन सबका मोमेंट इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। वो किसके बराबर आएगा? इस एम के जितना आएगा, जो यहाँ पे आप एम लगा रहे हैं। तो आपने लिखा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बाई आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब हम इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैं बाहर ले लेता हूं। मैंने ई बाई आर को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितना होता है। यह आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। आपने लिखा m इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो देखिए यहाँ पे ई बाई आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ई बाई आर कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई वाई आ जाएगा। ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो हमने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब इस बेंडिंग इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको और भी पता होनी चाहिए। तो देखिए m इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट,
I is the moment of inertia about the neutral axis. Neutral axis के about moment of inertia. अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो I क्या होगा, बी टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. सिग्मा क्या है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है. Y क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है ना. फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/2. यहाँ पे E क्या है, यंग मॉडुलस. R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो देखिए अगर आपको M की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है और Y की वैल्यू पता है, अगर ये तीन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप 90% प्रॉब्लम में बेंडिंग स्ट्रेस आराम से निकाल लेंगे. तो देखिए इसमें पहले हम M को डिस्कस करेंगे. M आप किस तरीके से निकालेंगे. तो इसमें मेनली ये चार केस हम पहले डील कर रहे हैं. इसके अलावा भी केसेस हमको मिलेंगे जिसमें हमको M निकालना पड़ेगा, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे. तो देखिए आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ चुके हैं. तो इस वाले बीम में पहले वाले केस में देखते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ मिलेगा जहाँ पे आपका लोड लग रहा है. ठीक, ये बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है. तो इस लोड के कारण ये देखिए लोड बीच में लग रहा है, तो दोनों जगह जो आपको रिएक्शन मिलेगी W/2 और W/2 मिलेगी. ये जो वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है वो यहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा उतना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा. तो देखिए इसके लिए आप ये वाला डिस्टेंस जानते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, L/2. तो W/2 का जब मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, W/2 इंटू L/2. तो वो यहाँ पे क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा. दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M की वैल्यू कितनी आएगी, WL/4 आपकी आएगी. ठीक, फिर हम आगे देखते हैं सेकंड केस में. यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा आपको. ठीक, तो यहाँ पे W कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो W का मोमेंट अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, W इंटू L. तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, दैट इज W इंटू L. तीसरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लग रहा है, दैट इज ओमेगा न्यूटन पर मीटर का. अब इसमें आप जानते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आता है. आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ लिया है. अब यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके कारण आएगा वो निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों जगह रिएक्शन निकाल लेंगे. यहाँ पे रिएक्शन आपकी आएगी ओमेगा L/2, यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी ओमेगा L/2. अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो ओमेगा L/2 कर रहा है, सेकंड इसके राइट साइड जो यूडीएल लग रहा है इतना यूडीएल यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसके राइट साइड जो L/2 मीटर पे यूडीएल लग रहा है उसका टोटल वेट कितना आएगा, दैट इज ओमेगा L/2. यूडीएल का वेट कितना है, ओमेगा न्यूटन पर मीटर. तो L/2 लेंथ पे जो यूडीएल रहेगा उसका वेट कितना आएगा, ओमेगा इंटू L/2. अब ये ओमेगा L/2 भी क्या करेगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. तो उसके लिए ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी L/4. ये दोनों मिलके यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. कितना करेंगे, ये कितना करेगा, ओमेगा L/2 इंटू L/2, और ये कितना करेगा, माइनस ओमेगा L/2 इंटू L/4. दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज ओमेगा L²/8. यहाँ पे W क्या है, इट इज द टोटल वेट. W किसके बराबर आएगा, ओमेगा L के जितना आएगा. W इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज ओमेगा इंटू L. तो ओमेगा L² को हम क्या लिख सकते हैं, W इंटू L भी लिख सकते हैं, क्योंकि W कितना हो गया, ओमेगा L हो गया. तो ये जो ओमेगा है इट इज द वेट पर यूनिट लेंथ है, और ये W क्या है, इट इज द टोटल वेट. तो ये चीज आपने पढ़ा है, कब पढ़ा है, जब आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आपने मैकेनिक्स में सीखा था. अब ये वाला केस है, इसमें भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा. वो कितना मिलेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे यूडीएल का मोमेंट आप इस पॉइंट पे लेंगे. इस पूरे यूडीएल का मोमेंट लेने के लिए पहले इस पूरे यूडीएल का वेट निकालेंगे. पूरे यूडीएल का वेट आपका कितना आएगा, दैट इज ओमेगा L. ये ओमेगा L यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा, दैट इज L/2 पे लगेगा, और ये यहाँ पे मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ओमेगा L इंटू L/2. तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा L²/2. और आप जानते हैं ओमेगा इंटू L किसके बराबर होता है, टोटल वेट W के जितना होता है. तो आप ओमेगा L² को क्या लिख सकते हैं, WL लिख सकते हैं. W इज द टोटल वेट
और ओमेगा क्या होता है? इट इज द वेट पर यूनिट लेंथ। तो इतने कंसेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम करने के लिए। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं।